Hello friends, welcome to Learning Plus. I am Karnaljeet Singh. Today we will study second part of second chapter Political Science, 10th class Federalism. So in this video we will cover the topics of features of Indian Federation and the distribution of powers between central and state government. So let us start. सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा था। वहाँ पे इन जनरल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन जनरल हमने पढ़ा था। वर्ल्ड के जितने भी फेडरल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो फेडरलिज्म है उसकी जनरल फीचर्स जो है हमने कवर की थी उस वीडियो में, और उसमें हमने उसकी डिवीज़न भी की थी, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। अब हमने जो है इंडियन फेडरेशन, जो इंडियन फेडरल सिस्टम है, उसके बारे में उसकी फीचर्स क्या हैं पर्टिकुलरली वो स्टडी करनी है। ठीक है, तो हमें पता है जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की एग्जांपल है। अब होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशंस थी उसमें हमने ये चीज़ पॉइंट पढ़ा था कि जितनी भी स्टेट्स होती हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, उनकी जो पावर्स हैं वो वेरिएशन हो सकती है। कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर्स हो सकती हैं। तो इंडियन फेडरल सिस्टम में, ठीक है, कौन कौन सी उसकी जो स्पेशल फीचर्स हैं वो हम अब स्टडी करेंगे। ठीक है, अंडर द टॉपिक फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। सो फर्स्ट फीचर ऑफ इंडियन फेडरेशन इज थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट भी उसको कहते हैं, एक ही बात है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनमें जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अब लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं वो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। लेजिस्लेटिव होता है लॉ मेकिंग, पावर्स ऑफ लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग पावर्स। तो स्टेट्स और कंट्री के लिए जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट जो फीचर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो इसमें जो थ्री लिस्ट सिस्टम है जिसको हम कहते हैं, वो थ्री लिस्ट सिस्टम क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी, नेशनल इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट इंटरेस्ट के सब्जेक्ट आएंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो कॉमन इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी आगे करेंगे। ठीक है, सेकंड जो फीचर है यहाँ पे वो है स्पेशल फीचर्स, स्पेशल पावर्स टू सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब जो स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं उसमें कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं। तो एक स्टेट हमारी थी J&K, वहाँ पे आर्टिकल 370 जो था और 35 आर्टिकल था, उसके अकॉर्डिंगली स्पेशल पावर्स थी J&K स्टेट के पास। उनका जो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उस स्टेट के पास, और वो ओनली स्टेट इंडिया की थी जिसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। बट रिसेंटली हमें पता है जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने वो आर्टिकल 370 को जो वो एब्रोगेट कर दिया है, एब्रोगेट मीन्स ख़त्म कर दिया है, और J&K का जो स्पेशल स्टेटस था वो इसके साथ ही ख़त्म हो गया। और सेकेंडली क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, जो J&K का स्टेटस था उसका स्टेट का स्टेटस ख़त्म कर दिया और उसको बाइफरकेट करके दो पार्ट में डिवाइड करके उसको जो है वो यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। दो यूटीज़ बन गई J&K की। अब हमारे पास जो यूटीज़ हैं वो टोटल 9 हो गई हैं और जो स्टेट्स हैं वो 28 हैं। अब सेकेंडली J&K एक ऐसी स्टेट नहीं थी जिसके पास स्पेशल स्टेटस था। ठीक है, J&K के अलावा और स्टेट्स भी हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तो वो सारी जो स्टेट्स हैं वो आर्टिकल 371 के अंडर आती हैं। ठीक है, 371 जो आर्टिकल है इसकी आगे सब डिविजन्स हैं इस आर्टिकल की, फ्रॉम A टू J, ABCDEFIJ, ये सारी इसकी सब डिविजन्स हैं। तो ये सारी जो 371 की सब डिविजन्स हैं इसमें जितनी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, वो कवर होती हैं इसमें।
सेकेंडली जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सारी जो स्टेट्स हैं इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371। नेक्स्ट फीचर जो हमारी इंडियन फेडरलिज्म की है वो है यूटीज़। तो यूटीज़ क्या है? यूटी इज़ यूनियन टेरिटरी। यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, टेरिटरी मीन्स एरिया। तो वो एरिया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है उसको कहते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। अब हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ था, कुछ एरियाज़ हमारे कंट्री में ऐसे थे जो साइज़ में बहुत स्मॉल थे और उनको स्टेट्स बनाना हमारे लिए जो है वो डिफ़िकल्ट था। सेकेंडली वो जो स्मॉल एरियाज़ थे उनको किसी स्टेट के साथ मर्ज करना भी जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक था, उनकी अपनी आइडेंटिटी थी उस स्मॉल एरियाज़ की। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न डाली जिसमें वो स्मॉल एरियाज़ को यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया, यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट कर दिया और उसको डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है उन एरियाज़ को। ठीक है। बट उन एरियाज़ के पास भी कुछ पावर्स हैं, स्टेट्स के इक्विवेलेंट पावर्स नहीं हैं, बट कुछ पावर्स उन यूटीज़ को मिली हुई हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो पंजाब और हरियाणा है इनकी जो कैपिटल है चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ देखो कितना स्मॉल एरिया है, इन स्टेट्स के कंपैरेटिवली इसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत छोटा है चंडीगढ़ का। ऐसे ही हमारा जो दिल्ली है हरियाणा के पास में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो हमारी कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, ये भी बहुत स्मॉल एरिया है जियोग्राफिकली। तो ये दोनों एरियाज़ को यूटीज़ बनाया गया। ठीक है, ये यूटीज़ बने। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, वो सारी यूटीज़ हैं। तो यूटीज़ वो स्मॉल एरियाज़ हैं जिनको जो अब कुछ लिमिटेड पावर्स मिली हैं और उनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। नेक्स्ट फीचर इज़ बाईलेटरल डिसीजन। अब बाईलेटरल डिसीजन क्या? बाई मीन्स टू। वो डिसीजन जो दो बॉडीज़ लेती हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं, वो उसको कहते हैं बाईलेटरल डिसीजन। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज करना है, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये पावर की डिवीज़न है, ठीक है, पावर शेयरिंग का जो मॉडल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उसमें कोई चेंज करना है तो वो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी उस चेंज के लिए अगर एग्री होगी तभी वो चेंज आएगा। ठीक है। और कोई चेंज अगर हमने करना है तो उसके लिए क्या है, जो हमारे टू हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, दोनों हाउसेस उस चेंज को 2/3 मेजोरिटी से पास करें। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जो हैं वो 2/3 मेजोरिटी से पास करें उस चेंज को। ठीक है। इसके बाद में जितनी भी स्टेट असेंबलीज़ हैं हमारे कंट्री की, उसमें से 50% से ज़्यादा स्टेट असेंबलीज़ भी उस चेंज को जो है वो पास करें, तब जाके वो चेंज जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है। अगर दोनों जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए अपनी कॉन्सेंट देंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो 1 कंट्री 1 इलेक्शन का सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट करना चाहती थी कि स्टेट और जो सेंट्रल की इलेक्शन है यूनियन गवर्नमेंट की एक साथ होनी चाहिए। तो वो जो डिसीज़न था, वो जो बिल था, वो अभी पेंडिंग है। तो वो दोनों जगह पे पास होना ज़रूरी था, हमारी पार्लियामेंट में भी और मोर देन 50% स्टेट असेंबलीज़ में भी। जो लास्ट फीचर है हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम की इम्पॉर्टेंट फीचर, वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने जो है वो जनरल फीचर्स जब डिस्कस की थी वहाँ पे भी किया था कि हमारी जुडिशरी जो है वो लॉज को इन्फोर्स करने का काम करती है। अगर कोई लॉज को जो है वो नहीं मानता, ब्रेक करता है, तो उनको जो है वो पनिश करती है। और जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ऑर्गेन्स जो हैं वो जुडिशरी को जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते जुडिशरी के काम में। तो जुडिशरी जो अपना डिसीज़न लेने के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट काम करती है। अब हमारा टॉपिक है लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो फर्स्ट फीचर्स हमने इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर की पढ़ी थी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उसमें डिवीज़न कैसे की गई है।
तो वो हमने पढ़ा था, हमारा जो आर्टिकल 246 है 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली ये 3 लिस्ट सिस्टम है हमारे कंट्री में, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और एक 4th लिस्ट जो है वो रेजिड्यूरी लिस्ट है। तो ये जो 3 लिस्ट हैं इनको कहते हैं 3 लिस्ट सिस्टम ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो जो यूनियन लिस्ट है वो हमारे उसमें सब्जेक्ट्स कौन से आएंगे, जो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं वो आएंगे यूनियन लिस्ट में, क्लियर। और अब इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पावर किस गवर्नमेंट के पास होगी लॉज बनाने की, तो वो क्लियर है, ये नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, तो ये यूनियन गवर्नमेंट इसके लिए जो लॉज बनाएगी, यूनियन या उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाएगी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, तो उसमें हमारा जो है वो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब पूरे कंट्री की अगर हमने जो है वो कंट्री को आउटसाइड अटैक से जो है अगर सेव करना है या उसको हमने जो टैकल करना है आउटसाइड अटैक को, तो एक एक स्टेट उसको नहीं कर सकती, जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं वो उसके लिए कैपेबल नहीं होगी आउटसाइड अटैक्स को या अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर करने के लिए। तो उस केस में जो डिफेंस है, आर्मी, नेवी, ठीक है, जितनी फोर्सेस हैं हमारी वो सारी जो है वो यूनियन लिस्ट में आती हैं, ठीक है, डिफेंस में आएंगी वो। फॉरेन अफेयर, दूसरे कंट्री के साथ एग्रीमेंट कोई साइन करना है तो वो कौन करेगा, वो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी किसी और कंट्री के साथ जब एग्रीमेंट साइन करना है, तो वो हमारा यूनियन लिस्ट में ही आता है, ठीक है। बैंकिंग है या करेंसी जो है, करेंसी को लेके मनी रिलेटेड मैटर्स हैं, वो सारा हमारा यूनियन लिस्ट में आएगा, क्लियर। अब जो सेकंड लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट। अब इसका नाम ही बता रहा है स्टेट लिस्ट, मींस इसमें वो सब्जेक्ट आएंगे जो स्टेट के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं वो इस लिस्ट में आएंगे। और इनके ऊपर लॉज कौन बनाएगा, ये भी क्लियर ही है, जो स्टेट के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं तो स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, यहाँ पे उसके पास पावर होगी, ठीक है। अब कौन कौन से इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें पुलिस, लोकल पुलिस जो है, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ऑल दीज आर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट, ओके। देन थर्ड लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये इसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो दोनों के इंटरेस्ट के हैं, नेशनल लेवल के भी हैं और स्टेट के इंटरेस्ट के भी हैं, कॉमन जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं दोनों के इंटरेस्ट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, वो आएंगे। अब इस केस में क्या है, दोनों गवर्नमेंट्स ही लॉज बना सकती हैं, जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं उस पर दोनों गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती हैं। बट अगर दोनों गवर्नमेंट्स में कहीं डिस्प्यूट आता है तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, मींस वो इम्प्लीमेंट होगा। अगर किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है तो उस केस में जो सेंटर का लॉ बना हुआ है वो इम्प्लीमेंट होगा इस केस में, ठीक है। और अब वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के हैं, एजुकेशन, मैरिज एंड डाइवोर्स, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ऑल दीज आर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, क्लियर। अब जो हमारा जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे कंट्री में वो एग्जांपल है, जब जीएसटी जो था उससे पहले जो टैक्सेशन थी वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस इम्प्लीमेंट करती थी, कलेक्ट करती थी, और कुछ टैक्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती थी, ठीक है, दोनों के अपने अपने टैक्स थे। बट जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद में जो टैक्सेशन है वो सारी सेंट्रल जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है और उसमें से स्टेट्स को शेयर देती है, ठीक है। तो ये जो टैक्सेशन है इसमें जो दोनों गवर्नमेंट्स बना सकती थी, बट नेशनल गवर्नमेंट का जो लॉ बना वो फिर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ जीएसटी के रूप में, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट है वो रेजिड्यूरी लिस्ट। जो सब्जेक्ट्स हमारी स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में इन दोनों में नहीं आते, ठीक है, कुछ ऐसे जब हमारी डेवलपमेंट हो रही है इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बार लिखा गया, उसके बाद में जो न्यू सब्जेक्ट से मर्ज हुए तो वो जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं वो किसी लिस्ट में नहीं आते, ना वो स्टेट लिस्ट में आते हैं
ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब उन सब्जेक्ट्स जो है उनको हमने रखा है रेजिड्यूरी लिस्ट में, ठीक है। और इसका आर्टिकल भी आर्टिकल 248 है इसका रेजिड्यूरी लिस्ट का। बाकी तीनों जो लिस्ट वो 246 आर्टिकल में है। तो रेजिड्यूरी लिस्ट में जो बचे हुए, जो बाद में मर्ज हुए जितने भी, ठीक है, सब्जेक्ट, वो रेजिड्यूरी लिस्ट में आ गए। अब रेजिड्यूरी लिस्ट में जो है वो कौन बनाएगा, यहाँ पे जो है वो कौन लॉज बनाएगा, कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? तो उस केस में यूनियन गवर्नमेंट जो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बनाएगी रेजिड्यूरी लिस्ट के लिए। क्लियर? अब सब्जेक्ट्स कौन से यहाँ पे आ सकते हैं? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सम टैक्सेस। वो टैक्सेस जो ना तो स्टेट लिस्ट में आते हैं ना कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, उन टैक्सेस के ऊपर जो है न्यू टैक्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर जो है वो लॉज बनाएगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी। सो इट वाज द 3 लिस्ट सिस्टम, ओके, एंड 4th लिस्ट इज रेजिड्यूरी लिस्ट, ओके। सो इसमें हमारा जो कंप्लीट हो गया है कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स जो हैं वो डिवाइड की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्टडी करेंगे टॉपिक्स, उसमें हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कैसे हुई, और सेकंड टॉपिक हमारा वहाँ पे जो हमने स्टडी करना है वो आएगा जो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद में फेडरलिज्म, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे प्रैक्टिस किया गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।